चलिए तो आज का अपना टॉपिक है पावर। ठीक है ना। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है वर्क डन, हमने पढ़ लिया है एनर्जी, और हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी है। ठीक है ना। सबने अच्छे से पढ़ा है ना? क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा हूँ। ठीक है ना। प्रॉमिस सब लोग अच्छे से किए हैं। अगर किसी ने अच्छे से नहीं किया है तो पहले जो भी इससे पहले वाले लेक्चर्स थे आप लोग जाके वो देखना, तभी ये लेक्चर आप उसके बाद ये देखना, ताकि आपका कोई भी अच्छा कंसेप्ट मिस ना हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पावर। लेकिन देखिए क्या होता है कि आपको अगर कोई भी चीज़ स्टडी करना है तो उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग आखिर ये पढ़ते क्यों हैं। आखिर ये ज, क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है। क्या मेरा वर्क डन पढ़ने से, क्या मेरा एनर्जी पढ़ने से काम कंप्लीट नहीं हुआ था कि हम लोग पावर पढ़ने आए हैं? या पावर कैसे डिफरेंट है फ्रॉम वर्क डन एंड एनर्जी? सबके मन में ये सवाल जरूर आता होगा बचपन से। कभी ना कभी सबके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि हाउ पावर इज डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी। सबके मन में आया है ना? पक्का सबके मन में ये सवाल आया होगा। देखो, तो मैं आज ये आपको जा रहा हूँ बताने कैसे ये अलग होता है और क्यों इसको पढ़ना जरूरी भी है। पक्का। चलो, इसके लिए मैंने एक लिया है एक्सपेरिमेंट। पक्का ना, सबको यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि दो लोग हैं, ए और बी। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, दो लोग हैं ए और बी। पक्का ना? वेरी गुड। चलो, तो क्या हुआ कि दोनों ने, ए और बी दोनों ने अपने सर पे अपने सर पे 10 केजी का लोड लिया। दोनों इंसान ने क्या लिया है? अपने सर पे 10 केजी का लोड लिया है। और दोनों ने एक सीढ़ी चढ़ा। क्या हुआ? दोनों ने ए और बी दोनों ने एक सीढ़ी चढ़ा। उस सीढ़ी का हाइट था कुछ ऐसा 10 मीटर। उन दो ये सीढ़ी का हाइट कितना था? 10 मीटर। और ए और बी दोनों ने अपने माथे पे 10 केजी का लोड लेके इस सीढ़ी पे चढ़ा। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी बाई ए एंड बी। मतलब ए और बी ने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या किया है? व्हाट इज वर्क डन बाई ए अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड व्हाट इज वर्क डन बाई बी अगेंस्ट द ग्रेविटी? तो सब लोग क्या बोलेंगे? सबका आंसर होगा एम जी एच। क्या होगा? सबका आंसर होगा एम जी एच। पक्का होना भी चाहिए। सबका आंसर होगा एम जी एच। अब मैं आपसे पूछूं तो देखो क्या है कि दोनों केस में मास सेम था, तो एम सेम आने वाला है। दोनों सेम हाइट से गया है, तो हाइट सेम है और जी तो सेम ही होगा। मतलब क्या आप लोग यहाँ से बोल सकते हो क्या कि दोनों ने वर्क डन सेम किया है? ताकि वर्क डन बाई ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी। दोनों ने, ए और बी दोनों इंसान ने वर्क डन सेम किया। पक्का। वेरी गुड, कोई बात नहीं है यार, अच्छी बात है। तो सर इससे पावर का कंसेप्ट कहाँ क्लियर हुआ? मैंने अभी पावर का कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अब मेरे को एक बात मैं आपसे और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि दोनों इंसान ए और बी ने 10 केजी का लोड लेके एक सीढ़ी पे चढ़ा है, जिस सीढ़ी का हाइट है 10 मीटर। लेकिन ए जो है ना, ए वो सीढ़ी चढ़ा है 1 मिनट में, और बी वो सीढ़ी चढ़ा है 2 मिनट में। देखो अभी यहाँ डिफरेंस आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों ने सेम लोड लेके सेम हाइट चढ़ा, लेकिन ए क्या था? ए गया है 1 मिनट में और बी गया है 2 मिनट में। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या दोनों ने सेम वर्क डन किया? हाँ बिल्कुल, दोनों ने सेम वर्क डन किया। कितना? एम जी एच। क्या दोनों ने सेम स्पेंड किया एनर्जी? बिल्कुल, दोनों ने सेम एनर्जी स्पेंड किया, और वो एनर्जी स्पेंड भी आने वाला है एम जी एच ही। अब थर्ड क्वेश्चन, क्या दोनों का सेम पावर था? क्या दोनों का सेम पावर था? नहीं। देखिए पावर वाला कंसेप्ट अभी यहाँ आ गया। दोनों का सेम पावर नहीं था, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम नहीं लिया उस सीढ़ी को चढ़ने के लिए। ए ने लिया था 1 मिनट, बी ने लिया था 2 मिनट। ए क्या हुआ? ए वो सीढ़ी पहले चढ़ गया कंपेयर टू बी। मतलब कि ए हैज मोर पावर। ए हैज मोर पावर। मतलब देखो यहाँ से आपका कंसेप्ट अब आपको समझ में आया होगा कि पावर का मतलब क्या हुआ। पावर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियल लाइफ, आप कितना वर्क कर रहे हो हमेशा वही जरूरी नहीं होता है। आप कितना फास्ट वर्क कर रहे हो ये भी जरूरी होता है। ये भी जरूरी होता है। और आप कितना फास्ट वर्क करते हो ना, वहां पे आता है कंसेप्ट पावर का। वहां पे आता है कंसेप्ट पावर का। मतलब कि ए और बी दोनों इंसान ने सेम वर्क डन किया, लेकिन ए क्या था? ए ने जल्दी वर्क डन किया। ए ने बहुत जल्दी वर्क डन किया, इसलिए हमने बोला कि ए का पावर ज़्यादा था कंपेयर टू बी। वैसे ही आपने सबने अपने घर में सुना होगा कि ये जो पानी वाला मोटर है वो है 1 हॉर्स पावर का। ये जो सेकेंड पानी वाला मोटर है वो है 2 हॉर्स पावर का। तो जो सेकेंड वाला मोटर था, अच्छा, हॉर्स पावर जो होता है वो आपका होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है ना। तो मैं अभी आपको इस लेक्चर में आगे बताऊंगा उसके बारे में। और तो क्या था कि जो पहला
मोटर था जिसका हॉर्स पावर कम था वो टंकी को फुल करने में समय लेगा ज़्यादा, और सबने ऐसा देखा भी होगा। और जो सेकेंड होगा मोटर जिसका पावर था 2 हॉर्स पावर, वो जल्दी उस टंकी को फिल कर देगा, मतलब क्या था, उसका पावर ज़्यादा था। तो आपको इस समझ में आया ना कि पावर का कंसेप्ट कहाँ से हो रहा है, राइट। आप कितना जल्दी काम कर रहे हो, आप कितना जल्दी काम कर रहे हो, मतलब कि अगर एक टंकी को फिल करना है और मेरे पास 2 मोटर हैं, एक का पावर कम है और एक का पावर ज़्यादा है, मतलब क्या होगा कि जिसका पावर ज़्यादा है वो वाला मोटर जल्दी उस टंकी को फिल कर देगा, पक्का ना। तो ये आपको यहाँ से पावर का कंसेप्ट आता है। मतलब इन रियल लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हमेशा ही ऐसा जरूरी है कि आपने कितना वर्क डन किया, सिर्फ वहाँ से ही आपका जो क्षमता पता नहीं चलता है, आपने कितने टाइम में वो वर्क डन किया है वो भी जानना जरूरी होता है। और वहाँ से आता है कंसेप्ट ऑफ पावर। तो देखो सबसे पहले मैंने पावर को डिफाइन किया है, तो लिखा क्या है कि द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने अगर W वर्क डन किया है टी टाइम में, आपने अगर W वर्क डन किया है टी टाइम में, तब जो आपका, अच्छा यहाँ पे हम लोग करते हैं डिफाइन एवरेज पावर। अभी आप बस इतना ही जान लो कि आपको जो पढ़ना है वो आपको एवरेज पावर ही पढ़ना है, पक्का ना, कि उस पूरे टी टाइम में आपका एवरेज पावर क्या होगा। तो हमने क्या लिखा कि आपने अगर W वर्क डन किया है इन टाइम टी, तो आपका पावर कहा जाएगा, आपका जो पावर होगा वो हो जाएगा वर्क डन बाई टाइम। तो हम लोग ऐसे करते हैं कैलकुलेट पावर को, हमने डिफाइन भी कर लिया है ऊपर। अब देखो जो पावर का वैल्यू हम लोग करते हैं कैलकुलेट मैथमेटिकली, वो या तो होता है वर्क डन बाई टाइम, या फिर आपका होता है एनर्जी स्पेंड बाई टाइम भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जितना आपने वर्क डन किया है आपने उतना ही एनर्जी भी स्पेंड किया है। तो या तो वर्क डन बाई टाइम या फिर एनर्जी स्पेंड बाई टाइम, आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, पक्का ना। आप देखना आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, उस हिसाब से अपना काम करना, पक्का क्लियर है सबको। चलो तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कि फ्रॉम द एबव टू इक्वेशन, मतलब ये पहले इक्वेशन से और ये सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि इफ पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, देन हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या फिर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो देखो हमने यही यहाँ पे लिखा है कि आपको अगर वर्क डन और टाइम पता हो तो आप फाइंड कर लेना पावर, आपको अगर पावर और टाइम पता हो तो आप वहाँ से वर्क डन भी फाइंड कर सकते हो। ये सब मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट जो मैंने बात किया है वो हमने बात किया है यूनिट ऑफ पावर का, वो हमने बात किया है यूनिट ऑफ पावर का। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्या होता है वाट, सबने ऐसा सुना ही होगा कि जो आपके घर में बल्ब 100 वाट का है, 18 वाट का है, 40 वाट का है, तो आपका होता है पावर, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट होता है इसका वाट। और देखो आप यहाँ से हमने क्या सीखा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। पावर, बोलो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम ना। और हमको पता है कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, मतलब पक्का एसआई यूनिट ऑफ पावर 1 वाट शुड बी इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। तो देखो वही हमने लिखा है कि 1 वाट इज नथिंग बट 1 जूल पर सेकेंड। जल्दी से आप इसको लिखो। अच्छा देखो एक बात और यहाँ पे, ये तो आपका हो गया एसआई, क्या हुआ एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। देखो एक और आपका आता है कमर्शियल यूनिट, एक आपका आता है कमर्शियल यूनिट। इस ये आपका होता है हॉर्स पावर। ये क्या होता है, ये आपका होता है हॉर्स पावर। बोलो क्या होता है, ये होता है हॉर्स पावर। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एचपी से, एचपी, पक्का ना। एंड आप लोग याद रखना कि 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। क्या होता है 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। तो जो हमने अभी जस्ट आपको कहा था ना कि वाटर मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, मतलब कि उसका पावर 746 वाट था, पक्का ना। तो अगर आपसे पूछे कि 2 हॉर्स पावर तो 2 इंटू 746, ऐसे आप कर सकते हो, पक्का ना। जल्दी से इसको कॉपी करो फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखो तो हमने यहाँ पे 1 वाट को डिफाइन किया है, तो लिखा है डिफाइन 1 वाट। तो हमने लिखा है जस्ट इसका क्या है, एकदम बेसिक है डेफिनेशन की, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट, पक्का ना। मतलब कि अगर किसी फोर्स ने 1 जूल का वर्क किया है 1 सेकेंड में, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका पावर 1 वाट था। तो आप लोग इस ये जो आपका था डेफिनेशन, ये आप इसको याद कर लेना, यहाँ कोई बेसिक इसमें कुछ चाप है नहीं, ठीक है ना। चलो देखो तो हमने नेक्स्ट फिर हम आते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। और आप लिख सकते हो कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलो वाट भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ये सबको पता है ना। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000, बोलो इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू या तो 746 वाट या फिर 0.746 किलो वाट भी आप इसको लिख सकते हो। अब देखो हम जरा जा रहे हैं
बात करने अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इससे पहले हमने क्या सीखा है? इससे पहले हमने सीखा है जूल, इससे पहले हमने सीखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पक्का ना? अब देखो कुछ और भी हम लोग जा रहे हैं सीखने यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो हमने लिखा है कि वी नो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। मतलब कि आप लिख सकते हो कि जूल इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड। तो यहाँ कोई चाप नहीं है, सबको ये सब अच्छे से समझ में अभी क्या हुआ, कैसे ये आया? तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू सेकेंड। देखो और हम लोग लिख सकते हैं कि अदर यूनिट, मतलब सिंपल सा बात ये है कि यूनिट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑल्सो रिटन एज यूनिट ऑफ पावर इंटू यूनिट ऑफ टाइम। यही ना? देखो यहाँ से हमने ये बात बोली कि यूनिट ऑफ पावर इंटू यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब कि अदर यूनिट देखो क्या हो सकता है, किलो वाट आवर। क्या हो सकता है? किलो वाट आवर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है? ये भी आपका यूनिट ऑफ एनर्जी ही होता है। कितने बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं ये यूनिट ऑफ बोलते हैं पावर, क्योंकि यहाँ पे उनको दिखता है किलो वाट, लेकिन देखो यहाँ पे खाली किलो वाट नहीं, यहाँ पे किलो वाट इंटू आवर, यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये आपका होता है यूनिट ऑफ एनर्जी। पक्का ना? तो ध्यान से देखो, तो 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर बताओ, तो 1 किलो वाट में कितना होगा? 1 किलो वाट में हो जाएगा 1000 वाट। पक्का ना? ये सब लोग जानते हैं। एंड वन, ये जो आपका आर था इसमें आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड्स होते हैं ना? पक्का, वेरी गुड। देखो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 पे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और ये 5 जीरो, और देखो और यहाँ से आपका आ जाएगा वाट इंटू सेकेंड। और देखो तो वाट इंटू सेकेंड इज नथिंग बट जूल, यही ना? मतलब कि 1 वाट इंटू सेकेंड इज 1 जूल। मतलब कि आप इसको लिख सकते हो 36 इस पे 5 जीरो इंटू जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू, पक्का ना, 3.6 इंटू 10⁵ जूल ना? आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, ये देखो यहाँ पे 6 आने वाला है, ये आपका आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। पक्का? तो ये आपका आ गया 1 किलो वाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आप लोग बातें याद रखना, ठीक है ना? ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। पक्का? चलिए अब मान लीजिए कि आपको अगर क्वेश्चन में आया है, देखो क्वेश्चन में क्या आया, आपको अगर क्वेश्चन में आ गया डिफाइन 1 किलो वाट आवर, डिफाइन 1 किलो वाट आवर, तो आप देखो ऐसे लिखना कि डिफाइन क्या है, डिफाइन 1 किलो वाट आवर ना, तो लिखना आप लोग कि इफ, चाहे सुनो ऐसे लिखो, इफ पावर ऑफ 1 किलोवाट is supplied into body for 1 hour, then energy spent is equal to 1 किलोवाट आवर। सिंपल सा कहानी है, इसमें कोई चाप ही नहीं है कि अगर हमने 1 किलोवाट पावर को 1 घंटे तक अप्लाई किया है किसी बॉडी पे, तो मतलब कि हमने उसमें 1 किलोवाट आवर का एनर्जी उसमें हमने सप्लाई किया है। पक्का ना? और इतना ही हमने उस पर किया होगा, वर्क डन भी। पक्का सबको ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हारा गेम आ गया है यूनिट्स का, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, देखो यहाँ हमने लिखा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट, या फिर 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू सेकेंड। पक्का ना? फिर आपका आया था किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और यहाँ पे हमने लिख दिया है डेफिनेशन ऑफ किलोवाट आवर। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो तो हमने यहाँ पे लिखा है अदर मेथड टू फाइंड पावर, ठीक है ना? मतलब कि आपको अगर आपको पावर फाइंड करने के लिए मैंने एक और दिया है फार्मूला, और वो क्या है? देखो वो है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। मतलब कि आपको अगर फोर्स और वेलोसिटी पता है तब आप सिंपल लिखना कि पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। और आपको अगर पता हो वर्क डन या फिर पता हो एनर्जी और टाइम, तो जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा है P इक्वल टू W/T या फिर P इक्वल टू E/T, आप वो वाला यूज कर लेना। पक्का ना? सबको इसमें कोई डाउट नहीं है? सब लोग एक बार फॉर्मूले को एक साथ देख लो, फिर हम लोग अब जा रहे हैं इस पे करने न्यूमेरिकल्स। पक्का ना? जल्दी से आप लोग देखो, अभी हम लोग जाएंगे इस पे क्वेश्चन करने, जल्दी से देखो। देखो तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना? तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने। तो सब लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना? आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसान है। चलो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। अब अ बॉय ऑफ मास 40 kg climbs up a flight of 30 steps each of 20 centimeter high in 2 minutes, and a girl of mass
30 kg does the same in 1.5 minute full stop. Compare number 1 the work done and number 2 the power developed by them. देखो आपको यहाँ बोला है कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो कंपेयर करने के लिए बोला है, मतलब आप यहाँ पे रेशियो फाइंड कर लो तो आपका काम हो जाएगा पक्का। चलो तो देखो, तो पहले क्वेश्चन में मेरे से वर्क डन ही पूछा है, तो यहाँ तो कोई चाप ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में मेरे से पूछा है पावर। अब क्या होगा कि पहले क्वेश्चन से हमको वर्क डन मिल जाएगा, तो पावर फाइंड करने के लिए हम लोग जो पहला फॉर्मूला था पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, हम लोग वही यूज करने वाले हैं पक्का ना। यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं है पक्का। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका पावर का करते हैं कंपेरिजन। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, तो क्या हुआ है कि दोनों जो भी बॉय था और जो भी वो गर्ल थी, तो क्या हुआ है कि सिर्फ ये बोला है ना कि वो सिर्फ उनका मास दिया है, और ऐसा बोला है कि दोनों कुछ हाइट ऐसे ऊपर गए हैं, मतलब उनके हाथ में कोई ऐसा लोड वगैरह नहीं दिया था, मतलब हम सिर्फ जो उनका मास था हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन में मास लेने वाले हैं पक्का ना। अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि दोनों अगर सेम फ्लाइट का सीढ़ी चढ़े हैं, तो क्या मतलब कि दोनों जो हाइट ऊपर गए हैं, तो हाइट तो सेम ही था ना पक्का ना। क्या होगा, हाइट सेम होगा, और बॉय या फिर गर्ल जो भी करेंगे वर्क डन, तो वो करेंगे अपने वेट के चलते, जो जो वही करेंगे कि अपने वेट के अगेंस्ट में वो करने वाले हैं वर्क डन, यही ना। मतलब कि वो लोग करने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब सिंपल क्या होगा, सिंपल आपका होने वाला है mgh पक्का ना, ये सबको पता है। तो देखो हमने यहाँ लिखा कि वर्क डन बाई बॉय, तो क्या होगा कि मास ऑफ बॉय इंटू जी और इंटू हाइट ऑफ जो भी वो हाइट गया होगा। और नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट होगा वर्क डन बाई गर्ल, तो क्या होगा, तो होगा आपका m मास ऑफ गर्ल इंटू जी और इंटू हाइट। देखो हमने दोनों केस में h लिया है क्योंकि दोनों सेम हाइट गए हैं राइट। अब हमको करना था कंपेयर उनका वर्क डन, तो हमने कर दिया है वर्क डन बाई बॉय डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई गर्ल पक्का। तो देखो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा मास ऑफ गर्ल, सॉरी मास ऑफ बॉय इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई मास ऑफ गर्ल इंटू जी इंटू एच। तो देखो क्या होगा, यहाँ से जी और एच कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंपल आ जाएगा मास ऑफ बॉय डिवाइडेड बाई मास ऑफ गर्ल पक्का। अब कितना है देखो, तो मास ऑफ कितना है बॉय का मास था 40 kg डिवाइडेड बाई जो गर्ल थी उसका मास कितना है 30 kg, तो यहाँ से आ गया 4:3। तो ये इनके हो गया क्या, ये इनके वर्क डन का हो गया रेशियो पक्का ना, ये इनके वर्क डन का रेशियो हो गया। आपको अगर वर्क डन का वैल्यू फाइंड करना होता तो आप वो भी कर सकते थे mgh से, मास तो आपको दिया है, जी का वैल्यू आप 10 ले लेना, और एज क्या होता, देखो तो एज होता क्या कि टोटल हाइट, और क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि 30 स्टेप्स थे एंड ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना आता, एज आपका आता 600 सेंटीमीटर, या आप इसको लिखते 6 मीटर। तो आप अगर यहाँ से एच लिखते तो भी आपका वहाँ से क्या होता, आपको वहाँ से टोटल वर्क डन भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको कंपेयर बोला था तो हमने बस फाइंड कर लिया रेशियो पक्का। अब चलिए देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को फाइंड करना है उनके पावर का कंपेरिजन, पावर ऑफ बॉय एंड पावर ऑफ गर्ल। तो देखो क्या हो जाएगा कि पावर ऑफ बॉय डिवाइडेड बाई पावर ऑफ गर्ल, यही ना, मतलब क्या होगा कि वर्क डन बाई बॉय बाई जो वो टाइम लिया होगा, देखो यहाँ से क्या होगा कि वर्क डन बाई बॉय जो टाइम लिया बॉय ने डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई गर्ल और जो टाइम लिया होगा गर्ल ने, यही ना पक्का, वेरी गुड। देखो मतलब यहाँ से क्या आएगा, तो ये आपका आएगा रेशियो की वर्क डन बाई बॉय डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई गर्ल इनटू टाइम टेकन बाई, एक मिनट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जी होगा ना, टाइम टेकन बाई गर्ल होगा, और ये आपका हो जाएगा टाइम टेकन बाई गर्ल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई बॉय। आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना। अब ध्यान से देखो तो क्या है, वर्क डन बाई बॉय बाई गर्ल का हमने पहले फाइंड कर लिया कितना 4/3, तो हमने इसको लिख दिया 4/3। अब देखो तो हमको चाहिए टाइम टेकन बाई गर्ल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई बॉय, तो देखो कितना था, टाइम टेकन बाई गर्ल इज 1.5 मिनट एंड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई बॉय इज 2 मिनट। देखो तो हमने यहाँ पे टाइम को मिनट में ही छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मिनट में और नीचे भी मिनट में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए हमने इसको सेकंड में चेंज नहीं किया। लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पावर फाइंड करना हो तो आप टाइम को सेकंड में चेंज करना पक्का ना। अब देखो तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स में, देखो तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये आपका 1:1 आने वाला है, कितना आने वाला है, यहाँ से आपका ये 1:1 आ जाएगा। मतलब क्या था कि दोनों का जो पावर था, क्या था, दोनों का पावर का रेशियो आ गया 1:1, मतलब बॉय और गर्ल्स दोनों के पावर का रेशियो आ गया 1:1, तो क्या था, दोनों का पावर सेम था, क्या था, दोनों का पावर सेम था, तो ये आपका आंसर आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन पक्का ना। सबको आया समझ में ना कैसे हम लोग किए, और यहाँ पे हमने टाइम मिनट में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम के रेशियो का काम था, इसलिए हमने उसको सेकंड में चेंज नहीं किया, क्योंकि मिनट ऊपर भी रहेगा मिनट नीचे भी रहेगा, तो
अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाने वाला है मिनट, पक्का ना? जल्दी से चलो, अब तुम लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन नंबर 2 करो ट्राई, फिर आंसर चेक करना, ठीक है ना? चलो, सबने ट्राई किया, अब चेक करो आंसर। देखो तो क्वेश्चन क्या है कि इफ द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट, हमको यहाँ पे दिया हुआ है पावर, कितना दिया है पावर? 40 किलोवाट। आप इसको चेंज कर लो वाट में, तो आपका हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ वाट, पक्का ना? ओके, पावर आपको दिया रहा है जब भी किलोवाट में, तो आप उसको चेंज करना वाट में, पक्का ना? और फोर्स देखो कितना दिया है, हमको फोर्स दिया है 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन। हमसे पूछा क्या है बोलो? तो क्वेश्चन कहता है कि इफ द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट एट वाट स्पीड कैन इट रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। मतलब कि मेरे को फोर्स दिया है, मेरे को पावर दिया है, और हमसे पूछा है स्पीड, वेलोसिटी। तो हम लोग यूज करेंगे ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, यूज यूज P इक्वल टू एफ इंटू वी। तो यहाँ से V क्या आएगा? तो यहाँ से V आ जाएगा एफ बाई पी, यही ना? जल्दी से सब लोग सॉल्व करो जल्दी से। तो मैं देखो यहाँ से आता हूँ इधर, तो आपका V कितना आएगा? एफ बाई पी। एफ कितना है? 20,000, तो हम लिख दिया 20,000 बाई कितना पावर था? तो पावर है 40 इंटू 10⁻³ या आप इसको 40,000 लिख सकते हो पावर को। तो मैंने लिख दिया 40 और यहाँ पे 1000। देखो तो ये आपका कट गया, यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड, या फिर आपका आने वाला है 0.5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द मोटर। या मतलब कि ये इतने स्पीड से क्या होगा, ये इतने स्पीड से वो जो आपका क्या था, लोड था ना, वो लोड को वो 0.5 मीटर। अच्छा एक मिनट, शायद यहाँ पे मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया है। देखो P था एफ इंटू वी, यही ना? P था एफ इंटू वी, तो V क्या होगा? V होगा P बाई एफ ना, सॉरी यहाँ पे देखो, अरे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे V आने वाला है आपका P बाई एफ ना भाई, देखो ये P होगा और यहाँ पे होगा F। तो मतलब कि यहाँ पे आने वाला है 40 और यहाँ पे आने, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो मैं करता हूँ, यहाँ पर आपका आता 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई यहाँ से आपका 20,000 आता। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देख लेना सब लोग इसको चेक कर लेना काइंडली प्लीज, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ से आपका स्पीड आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, पक्का सबको ये समझ में आया ना? जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। चलो, तो हमने फिर से 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपके पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। सब लोग इसको एक बार रीड करो पहले। क्वेश्चन क्या है कि द वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट। इज 1 जूल पर बीट मतलब क्या हो रहा है कि जब भी अपना हार्ट एक बीट लेता है तो मेरे हार्ट ने 1 जूल का वर्क डन किया। ये आप लोग को मेरे को क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया, पक्का ना? उसके बाद देखो क्या पूछा है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ द हार्ट इफ इट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट। मतलब कि अगर मेरा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, हार्ट बीट मेरा 72 है, और हर एक बीट के लिए 1 जूल का वर्क डन रिक्वायर्ड है, तो मेरे हार्ट का पावर क्या है आपको ये बताना है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर हम तो जब किसी को देखते हैं तो मेरा हार्ट बीट 100 हो जाता है, तो तुम्हारा क्या हो जाता है वो बात अलग है। इस क्वेश्चन में 72 दिया है तो तुम लोग 72 लेना, ठीक है ना? इसमें कोई चाप की बात नहीं है, पक्का बात। चलिए, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं। जैसे देखो कि हमको क्या बोला है कि 1 मिनट में कितना हो रहा है? 72 बीट्स। कितना हो रहा है? 72 बीट्स। वेरी गुड। मतलब कि अच्छा 1 मिनट में 72 बीट्स, या फिर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 60 सेकेंड में 72 बीट्स, यही ना? 60 सेकेंड में 72 बीट्स, पक्का। एंड एंड 1 बीट इज इक्वल टू, हमको क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 बीट इज इक्वल टू 1 जूल। मतलब क्या हो जाएगा कि 72 बीट्स इज इक्वल टू 72 जूल। इसका मतलब क्या है, हो रहा है कि वर्क डन बाई हार्ट इन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 72 जूल। यही ना कि 60 सेकेंड में मेरे हार्ट ने 72 जूल का वर्क डन किया है। अब हमको फाइंड करना है पावर, हमको फाइंड करना है पावर। तो क्या होता है पावर कि टाइम रेट ऑफ वर्क डन ना, टाइम रेट ऑफ वर्क डन। या फिर आप बोल सकते हो कि 1 सेकेंड में आपने कितना वर्क डन किया है, 1 सेकेंड में आप कितना वर्क डन किया है। तो आपने अगर 60 सेकेंड में 72 जूल का वर्क डन किया है, मतलब पक्का इन 1 सेकेंड आपने 72 डिवाइडेड बाई 60, नहीं ना? मतलब ये आपका आ जाएगा 72/60 जूल पर सेकेंड, पक्का आएगा? जल्दी से बोलो तुम लोग, आएगा ना? 72/60 जूल पर सेकेंड, बोलो रे, तो आएगा ना? तो
तो ये आपका आएगा वर्क डन रेट, मतलब यहाँ से आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ से आपका आंसर आने वाला है 72/60, या आप इसको लिख सकते हो क्या, देखो 6/5 ना, 6/5 एंड जूल पर सेकेंड इज वाट, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.2 वाट इज द आंसर। ये आपका आंसर आने वाला है 1.2 वाट इज द पावर ऑफ द हार्ट। क्या सबको ये हमने कैसे सॉल्व किया वो समझ में आया ना? बेसिक हमने जो यहाँ पे आपका रूल होता है मैथमेटिक्स का, हमने सिंपल वो यूज कर लिया है कि 1 मिनट में 72 बीट्स, पक्का ना, मतलब कि 60 सेकेंड में 72 बीट्स, मतलब कि एंड फॉर 1 बीट वर्क डन इज 1 जूल, मतलब क्या हो रहा है कि 60 सेकेंड में 72 जूल का वर्क डन हो रहा है, यही ना। और क्या होता है, हमको फाइंड करना है पावर ना, तो क्या होता है, तो होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो हमने यहाँ से फाइंड किया कि अगर 60 सेकेंड में 72 जूल, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना होगा 72/60 जूल, और हमने 1 सेकेंड को यहाँ कर दिया डिवाइड, मतलब क्या होगा, क्या आएगा पावर, यही ना 72/60 जूल पर सेकेंड। तो देखो मैंने फिर से यहाँ आपको समझा दिया, वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सबको इस समझ में आया ना बेसिक रूल कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके लिए जल्दी से पक्का इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 64 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन 2.5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड एंड पावर इन हॉर्स पावर। तो ध्यान से देखिए हमको क्या क्या दिया है, पहले आप वो क्वेश्चन में लिख लो। तो हमको दिया है एनर्जी, कितना एनर्जी दिया है 6.4 किलो जूल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻³ जूल, पक्का ना लिख सकते हैं, वेरी गुड सर लिख सकते हैं। टाइम कितना दिया है, देखो टाइम दिया है 2.5 सेकेंड, मैंने ये भी लिख लिया। फिर क्या दिया है मेरे को, देखो नेक्स्ट दिया है हमको डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट हमको दिया है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 64 मीटर, और ये बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कहाँ बोला है, ये बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि हमने जिस तरफ फोर्स लगाया है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ ही हुआ है, मतलब कि यहाँ पे थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, पक्का ना। अब नंबर 1 सवाल हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है फोर्स, हमसे पूछा है फोर्स। अब देखो तो अपने को क्या, तो क्या क्या पता है, अपने को पता है एनर्जी स्पेंट, और अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट, और अपने को पता है थीटा, और हमको क्या पता है कि जितना होता है, बोलो क्या होता है, जितना क्या हुआ है हमने एनर्जी स्पेंड किया है, मतलब हमने उतना ही वर्क डन भी किया होगा, तो क्या होगा कि वर्क डन इज नथिंग बट इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंड, मतलब कि 6.4 इंटू 10⁻³ जूल, पक्का। अब देखिए तो हमको वर्क डन पता है, एस पता है, थीटा पता है, फोर्स फाइंड करना है, तो जस्ट यूज किया कि वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा, यही ना, बोलो जल्दी से एफ एस कॉस थीटा, बोलो यहाँ से एफ क्या आएगा, यहाँ से एफ आपका आने वाला है W डिवाइडेड बाई एस कॉस थीटा, पक्का। कितना है W, देखो W है 6.4 इंटू 10⁻³ और S कितना है देखो, तो 64, हमको क्वेश्चन में मीटर में ही दिया है तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। और थीटा कितना देखो, तो कॉस हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, एंड कॉस कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, मतलब सिंपल आपका यहाँ से आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 64। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन, कितना आएगा आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। आप इसको सॉल्व करना, तो मतलब क्या कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा, इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा, तो फोर्स का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन, पक्का। तो हमने फोर्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है पावर फाइंड करने के लिए बोला। तो देखो हमको क्या पता है, हमको पता है कितना हमने स्पेंड किया है एनर्जी, हमको टाइम पता है, तो जस्ट यूज किया कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंड बाई टाइम, यही ना, या फिर आप सिंपली इसको ये भी बोल सकते हो वर्क डन बाई टाइम, सेम ही चीज है ना। तो कितना है वर्क डन बोलो, 6.4 इंटू 10⁻³ वाट था ना, नहीं सॉरी जूल था ना वर्क डन, ये आपको दिया था जूल में। और देखो तो टाइम क्या दिया है हमको, टाइम सेकंड में ही दिया है, मतलब कि हमको चेंज भी नहीं करना होगा। अब देखो यहाँ आपको अगर टाइम दिया होता मिनट में तो आपको उसको सेकंड में चेंज करना पड़ता, क्योंकि आपने अगर ये जो आपको दिया हुआ है वर्क डन वो दिया है जूल में, और आप जब टाइम लोगे सेकंड में तो भी क्या आएगा, तभी आपका आंसर आने वाला है पावर का आपका आंसर आएगा वाट में, पक्का ना। तो आप लोग ये सब बात का ध्यान रखना। चलो तो जब हमने इसको सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से मेरा पावर देखना तो तुम्हारा आ जाएगा 2560 वाट, कितना आएगा 2560 वाट। आप इसको सॉल्व करना, सिंपल मैथमेटिक्स, देखो कैसे इसको सिंपल करना है। देखो तो ये आपका यही है ना, 6.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.5, ये डेसिमल से
8 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपका आने वाला है 64/25 और यहाँ पे 1000 करेंगे मल्टीप्लाई। जब आप इसको करोगे सॉल्व तो आपका 2560 वाट आ जाएगा। तो ये आपका आया पावर इन वाट, ये आपका आया पावर इन वाट। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि फाइंड पावर इन हॉर्स पावर। क्या पूछा था, हमसे पूछा था फाइंड पावर इन हॉर्स पावर एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। पक्का ना, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू या तो 2560 वाट या फिर 2560 और इसमें डिवाइड कर दो 746 से, तो इतना आपका आ जाएगा हॉर्स पावर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.43 हॉर्स पावर। कितना आएगा, 3.43 हॉर्स पावर। मतलब कि पावर ऑफ जो भी आपका फोर्स था, पावर ऑफ फोर्स इन हॉर्स पावर इज 3.43 हॉर्स पावर एंड इन वाट इज कितना 2560 वाट। तो इस क्वेश्चन में मेरे को हॉर्स पावर में बोला था चेंज करने के लिए, तो हमने जो भी पावर आया उसमें 746 से हमने कर दिया डिवाइड, तो हमको मिल गया हॉर्स पावर में। पक्का ना, जब भी आपको पावर इन वाट पता हो, देखो तुम यहाँ पर लिख लो कि पावर इन हॉर्स पावर इज इक्वल टू पावर इन वाट डिवाइडेड बाई 746। आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। पक्का, तो आप इसको लिख भी सकते हो जो हमने यहाँ पे यूज किया है। सबको समझ में आया ना, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो। देखो ये सब क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना। तो आप अपने बुक से या 10 ईयर्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी पैटर्न पे ही मिलने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं कुछ आपको बाहर से मिलेंगे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखिए तो ये आज का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं सब लोग एक साथ। देखो तो क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वाट इज यूज टू ड्राइव द स्टरर इन अ वाटर बाथ फुल स्टॉप इफ 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर इज स्पेंट इन स्टरिंग द वाटर, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन वाटर इन 1 मिनट। सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा खुद से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ ऐसा बात है जो कि आपको समझने की जरूरी है। देखो तो इसमें जो ये जो 50% है ना, इस 50% को मैं करता हूँ हाईलाइट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि मेरे पास एक स्टरर है, ये सबको पता है ना क्या होता है, ये पानी गर्म करने के लिए ये आपका यूज होता है, डिवाइस कोई है। तो बोला है कि इसमें एक 100 वाट का मोटर है। क्या है, एक मोटर है। क्या है बोलिए, मेरे पास मतलब ये इसमें एक मोटर है, इस स्टरर में एक हमने मोटर लिया है जो कि इस स्टरर को ड्राइव कर रहा है और इसका पावर है 100 वाट। इसका पावर 100 वाट है और बोला है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब कि हम लोग जो इसमें पावर सप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब कि हमने इसमें पावर सप्लाई किया 100 वाट का। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। और देखिए आगे क्या बोला है, if 50% of the energy supplied to the motor is spent in stirring the water, मतलब कि हमने जो इसका मतलब कि हमने जो पावर सप्लाई किया है किसको, हमने जो पावर सप्लाई किया है, बोलिए किसको, हमने जो पावर सप्लाई किया है मोटर को ना, उसका 50% क्या हो रहा है, उसका ओनली 50% जो पावर हो रहा है या इसका जो ओनली जो 50% जो एनर्जी है ना, वो मिल रहा है पानी को, वो मिल रहा है पानी को स्टीयरिंग प्रोसेस में। मतलब कि अगर हमने इस मोटर को 100 वाट इनपुट दिया है तो मेरे को आउटपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 50% ऑफ इनपुट। कितना मिल रहा है, 50% ऑफ इनपुट। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि 100 वाट का एक मोटर था लेकिन उससे जो वाटर को जो एनर्जी सप्लाई मिल रहा है वो आपको ओनली 50% ही मिल रहा है। क्या सबको मेरी बातें समझ में आ रही है ना। मतलब जितना भी मोटर का पावर था उसका जस्ट आधा क्या हो रहा है, उसका जस्ट हाफ पावर जा रहा है कहाँ पे, उसका जस्ट हाफ पावर जा रहा है आपको वाटर को। मेरा बात समझ में आया ना, तुम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपने क्वेश्चन को फिर से रीड करो और फिर मैंने क्या बोला वो सोचो कि एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वाट इज यूज टू ड्राइव द स्टेरर इन अ वाटर बाथ इफ 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू द मोटर इज स्पेंट इन स्टेयरिंग द वाटर। मतलब कि आपने जो मोटर को सप्लाई कर रहा है एनर्जी उसका 50% क्या हो रहा है, पानी को मिल रहा है। एंड हमको क्या दिया है, हमको दिया है क्वेश्चन में कि पावर ऑफ मोटर इज 100 वाट, मतलब कि पावर सप्लाइड, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पावर सप्लाई टू वाटर, पावर सप्लाई टू वाटर इज 50% ऑफ
पावर ऑफ मोटर। पक्का ना, इज 50% ऑफ पावर ऑफ मोटर मतलब क्या होगा, और हमको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि पावर ऑफ मोटर इज 100 वाट, मतलब कि 100 वाट का 50% हमने फाइंड कर लिया। तो बोलो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 50 वाट। कितना आएगा, 50 वाट। मतलब पावर सप्लाई टू वाटर इज 50 वाट, मतलब पावर ए वाटर में कितना जा रहा है, वाटर में पावर सप्लाई हो रहा है 50 वाट का। अब हमसे पूछा क्या है कि कैलकुलेट द वर्क डन ऑन वाटर इन 1 मिनट, मतलब कि हमको टाइम दिया है 1 मिनट, इसको आप चेंज कर लो सेकेंड में, इसको आप चेंज कर लो सेकेंड में, क्योंकि जब भी आपको ऐसा पावर दिया रहे और आपसे पूछे वर्क डन या पूछे एनर्जी, तो क्या होता है वही ना, पावर इनटू टाइम, तो आप टाइम यूज करना सेकेंड में और पावर यूज करना वाट में। पक्का। तो देखो, तो हमको ये एक बात हमको क्या मिल गया कि उस पानी में जो पावर, पानी को जो पावर मिल रहा है वो मिल रहा है 50 वाट का पावर। अब हमको फाइंड करना है कि 1 मिनट में या फिर 60 सेकंड में उसमें कितना वर्क डन हुआ है। तो बस हो गया, जस्ट यूज वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, जो हमने सीखा है ना। ये सब लोग अपने माथे में ऐसा बैठा लो कि जब भी मेरे को पावर दिया रहा है, टाइम दिया रहा है, वर्क डन पूछे तो पावर इनटू टाइम, एनर्जी पूछे तो भी पावर इनटू टाइम, अगर वर्क डन दिया है, टाइम दिया है, पावर पूछे तो वर्क डन बाई टाइम, या फिर अगर एनर्जी दिया है, टाइम दिया है तो पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। पक्का ना। तो आप लोग ये सब बेसिक बातें, कोई खास है नहीं, आप लोग इसको याद रखना। तो देखो पावर कितना हुआ, पावर हो गया 50 वाट और टाइम हो गया 60 सेकेंड। तो हमने जब इसको किया मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3000। अब देखो, तो हमने पावर लिया है वाट में, टाइम लिया है सेकंड में, तो आपका जो वर्क डन का यूनिट आने वाला है वो आपका आने वाला है एकदम मस्त सा सिंपल सा, आपका आ जाएगा जूल में। मतलब कि वो जो वाटर था उसको 1 मिनट में, उसको 1 मिनट में या उसको 60 सेकेंड में कितना मिला है, 3000 जूल का उसको एनर्जी मिला है, या उस पर 3000 जूल का वर्क डन किया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में वो 50% वाले का काम क्या था वो समझ में आया ना। अगर आपको क्वेश्चन में ये 50% मेंशन नहीं होता, मतलब कि जितना मोटर का पावर था वो सारा का सारा पावर वाटर को सप्लाई हो जाता, तब हम लोग पावर जो लेते वाटर में वो 100 वाट ही लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को मेंशन था कि जो भी मोटर का पावर है उसका सिर्फ 50% ही क्या हो रहा है, वाटर को मिल रहा है, तो इसलिए हमने उसका 50% फाइंड किया, तो आपका 50 वाट ही आया। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको कुछ सोचने लायक था, इसलिए मैंने ये दिया था। बाकी क्वेश्चन जो भी हमने किया था बहुत ही आसान था, आप फार्मूला याद रखना तो आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही फार्मूला आता है इस टॉपिक में, पावर वाले में। एक क्या, एक आपका यह जाएगा कि पावर इज इक्वल टू या तो वर्क डन बाई टाइम, या फिर आपका एनर्जी बाई टाइम, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, या फिर एनर्जी इक्वल टू ऑल्सो पावर इंटू टाइम। पक्का ना। अब हमको ये जो आपका था टर्म वर्क डन, वो तो अपने फाइंड करने आता ही है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में वर्क डन नहीं दिया है तो हम लोग फाइंड कर लेंगे जो हम लोग सीखे हैं, या अगर वर्क डन दिया है तो सीधे हम लोग टाइम से डिवाइड कर लेंगे। पक्का ना। तो ये आज हमने पावर पे अच्छे से थ्योरी भी किया, क्यों हम लोग पावर पढ़ते हैं वो भी सीख लिया, और इस पर हमने अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। अब आप लोग बस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना बुक से, या 10 ईयर से जो भी आपका क्वेश्चन होगा इसके अंडर नहीं आएगा, कोई कुछ भी इससे बाहर वाले कंसेप्ट से नहीं जाएगा। पक्का ना। तो आज हम लोग ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। इस चैप्टर में एक लेक्चर आपका और बच गया है, वो थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर होगा, वो आपका होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, तब तक आप लोग ये एक बार देख लेना अच्छे से। फिर तब तक के लिए टाटा बाय, सब लोग अपना ध्यान रखना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय, टाटा।